Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palichai here. Today we are going to start with our third part of the biotechnology chapter, principle and its process. ठीक है, क्लास 12 NCERT टेक्स्ट बुक. तो आपके सिलेबस में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की एक टेक्निक दी गई है क्लास 12 के लिए. ठीक है, अंडर द चैप्टर कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. अभी इसको समझते हैं. यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला है. जेल का मतलब हम लोग यहाँ पे सब्सटेंस यूज करने वाले हैं एगैरोस जेल. ठीक है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब तो पता है आप लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे यूज़ करेंगे. ठीक है, तो ये एक आप लोगों को नाम से ही कुछ टेक्निक के बारे में हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे ये तो समझ में आ गया. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी यहाँ पे बात होगी विथ रेस्पेक्ट टू चार्ज. ओके, एक नोट बता देता हूँ आप लोगों को क्या क्या दिमाग में रखना है. कैथोड इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, एनोड इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ये एक आपके लिए छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन फॉर द अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं डीएनए को. डीएनए क्या, कौन सा डीएनए, विच टाइप ऑफ डीएनए. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं बात करूँगा जीन ऑफ इंटरेस्ट. किसकी बात चल रही है? जीन ऑफ इंटरेस्ट. ओके, दूसरी चीज जो हमको लगेगी यहाँ पे ये है रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स. ओके ओके, तो ये सारी बातें यहाँ पे हमको लगेगी. ठीक है, ये जनरल इंट्रोडक्शन है जो कि आप लोगों को समझना है. अभी क्या करेंगे, ये सारे प्रोसेस को समझ लेते हैं. बिफोर दैट एंटरिंग इनटू द एक्चुअल प्रोसेस, एक और नोट बता देता हूँ. डीएनए जो होता है इट हैज़ नेगेटिव चार्ज. ये हम लोगों ने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में सीखा है. ठीक है, डीएनए के ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. फाइन, तो अभी आप लोगों के लिए मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ. मान लो ये जो डीएनए है ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है. ये क्या है? ये मेरा एक बड़ा, चलो थोड़ा सा साइज में बड़ा कर लेते हैं. ओके, दिस इज माई डीएनए. थोड़ा और न्यूक्लियोटाइड्स बना देता हूँ सो डैट ये ज़्यादा बॉन्ड्स यानी ज़्यादा बेस पेयर्स इसमें. ओके, ऐसे मानेंगे. ये 3 डैश, ये 5 डैश, ये 5 डैश, ये 3 डैश. ओके, नाउ दिस इज द डीएनए. डीएनए इज व्हाट? जीन ऑफ इंटरेस्ट. अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, इसको आई विल ट्रीट विद एन एंजाइम कॉल्ड एज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. ओके, क्या यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज कर रहा हूँ. यू नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, है ना? इट विल कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स. ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, इट विल कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स. ओके, यहाँ पे अभी कट हो गया डिफरेंट डिफरेंट साइज में, तो उनके साइजेस डिफरेंट होंगे. therefore size will be different. ओके, समझ में आ गई बात? साइज डिफरेंट हो सकती है. some will be large and some will be small. ठीक है, and some will be intermediate. ऐसे भी तो हो सकता है. ओके, इन शॉर्ट ये सभी को हम लोग क्या कह सकते हैं? इन सभी को हम लोग क्या कह सकते हैं? डीएनए फ्रैगमेंट्स. बोल सकता हूँ ना, डीएनए फ्रैगमेंट्स करके. फाइन, इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को. तो अभी समझते हैं क्या हो रहा है प्रोसीजर. ठीक है, तो ये जो डीएनए है इसको हम लोग कट करेंगे. क्या करेंगे हम लोग? इसको कट करेंगे. कैसे कट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. ठीक है, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक ये एक टुकड़ा हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये एक टुकड़ा हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये छोटा सा टुकड़ा हो सकता है ये और एक बड़ा टुकड़ा हो गया, और मान लो ये एक टुकड़ा हो गया. टोटल कितने टुकड़े हो गए इसके? 1 2 3 4 5. ठीक है, कितने फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया? 5 फ्रैगमेंट. सबसे बड़ा वाला फ्रैगमेंट को ऊपर रखते हैं. ठीक है, 3 डैश 5 डैश ऐसे मान लेंगे. दिस इज द टुकड़ा नंबर 1 और फ्रैगमेंट नंबर 1. फिर इससे थोड़ा सा छोटा कौन सा दिख रहा है? ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है. ठीक है, फिर ये हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको. ठीक है, ये 3 डैश 5 डैश, ये 5 डैश, ये 3 डैश,
ओके और उसके बाद भी ये 5 डैश, ये 3 डैश, ये हो गया सेकंड फ्रैगमेंट। अब तीसरा कौन सा है जो इससे थोड़ा ये दिख रहा है, समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया यहाँ पे साइज में, फाइन। 3 डैश 5 डैश 5 डैश 3 डैश, ये हो गया थर्ड फ्रैगमेंट। अभी इससे इंटरमीडिएट कौन सा दिख रहा है? आई थिंक ये वाला दिख रहा है, लास्ट वाला। तो थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं साइज में, ठीक है। 3 डैश 5 डैश 5 डैश 3 डैश, और इससे छोटा कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे रख देते हैं यहाँ पे 3 डैश 5 डैश 5 डैश 3 डैश। इन शॉर्ट व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? What is happening? What do you understand by this? These are fragments of the DNA. What are these? These are fragments of DNA. Okay? Which DNA? Gene of interest. मैंने क्या किया? Restriction endonuclease enzyme यूज किया, उसके मदद से इस DNA सीक्वेंस को काट दिया in such a way that there is a different sizes I am getting over here. तो ये रहा फोर्थ सेगमेंट और ये रहा फिफ्थ सेगमेंट, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ऐसे करके मैंने 5 सेगमेंट्स यहाँ पे बना लिए। तो ये अभी आप लोगों को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, एगारोस जेल लेते हैं। एगारोस जेल ये किस फॉर्मेशन में रहता है? सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये कैसे रहते हैं? सॉलिड क्यूब्स होते हैं, ऐसे सॉलिड क्यूब्स होते हैं। दिस आर एगारोस जेल, ओके। इनको क्या करने का? बीकर में हीट कर लेने का, ओके। हीट कर लेते हैं। हीट करने से ये क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल टर्न इनटू लिक्विड। सो लिक्विड एगारोस जेल, ओके। इतना याद रखो, एगारोस जेल की प्रॉपर्टी है वो अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्यूब्स। उनको गर्म करो, वो मेल्ट हो जाएंगे और फिर से रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं? वो लोग सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है। एगारोस जेल रेडी कर ली, और उसके साथ में मैंने क्या रेडी कर लिया था? मान लो ये सेकंड प्रोसीजर है जो हम लोगों ने मतलब ऑलरेडी रेडी कर ली है, ओके। मतलब मैंने क्या किया था? ये बीकर है, ऐसे मान लो, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया है? वो डीएनए के फ्रेगमेंट जो हम लोगों ने बनाए थे, है ना, वो इसके अंदर है, ठीक है। ये कैसे बने? विद द हेल्प ऑफ ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, कुछ बड़े फ्रेगमेंट से कुछ छोटे फ्रेगमेंट से, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने बना लिए थे। और ये किसके वजह से हुआ? ये मान लो ये ट्राइंगल वाला है, ये एंजाइम है, और ये बाकी के जो है ये हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, ओके। जो मैंने आप लोगों को पीछे बना के दिखाए थे कैसे दिख रहे थे, ठीक है। वो इन द फॉर्म ऑफ, वो सारा प्रोसीजर एक्चुअली बीकर में परफॉर्म किया जाता है। तो 2 चीज़ें रेडी है, एक तो हमारा सैंपल रेडी है जिसको हम लोग जेल पे रन करेंगे, और एक हमारी जेल भी रेडी है रूम टेम्परेचर पे। अब तीसरी रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं एपैरेटस, ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस एपैरेटस। तो इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये एपैरेटस क्या होता है? तो एक लंबा सा ऐसा बॉक्स होता है, ओके। एक वेरी फाइन लुकिंग बॉक्स विल बी देयर। देखो ऐसा थोड़ा 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। तो ये ऐसे बॉक्स होता है, ठीक है। ये बीच में होती है गैप, ये क्या होती है? यहाँ पे गैप होती है, और ये गैप काफ़ी पतली होती है, इतनी मोटी भी नहीं होती। ये जितना थिकनेस आप लोग समझ पा रहे हो ना, इतना ही थिकनेस रहेगा, ये जितना पेन का थिकनेस पकड़ रहे हो, ठीक है। इतनी मोटी वो गैप होगी, ठीक है। और ये गैप्स के अंदर क्या करेंगे? वी विल बी डायरेक्टली पोरिंग दिस जेल इनसाइड, ओके। क्या करेंगे? पोरिंग द जेल इनसाइड। तब जब ये जेल हम लोग पूरे एपैरेटस में भर देंगे तो पूरा उसको फिल करना है, ओके। मान लो ये पूरा जेल भर दिया, क्या कर दिया मैंने? पूरा इसके अंदर जेल भर दिया है, फाइन। ये जो फर्स्ट एरिया रहेगा ये रहेगा कैथोड, और ये जो एरिया रहेगा नीचे एनोड, ओके। और बाकी पूरा वायर का कनेक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों को बेसिकली समझना है, मैं अभी वो चीज़ें यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, ओके। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये जैसे मैंने जेल अंदर पोर कर दी, पूरा भर दिया मैंने इसको। अब मैं क्या करूँगा? इतने ही साइज की है ना एक कोम होती है, क्या होती है? कोम प्लेट होती है, देखो ऐसे कुछ ऐसी प्लेट दिखेगी आप लोगों को, ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ मतलब ये जो कोम है ये इसी की साइज की होगी, वो हम लोग फटाफट अंदर डाल देंगे। बिफोर जेल इज गेटिंग सॉलिडिफाइड, उसके पहले ही मैं उसको अंदर भर दूंगा, ठीक है। देखो ऐसे कोम अंदर डाल देना है, फाइन। तो ये मैंने कोम अंदर भर दी है इसके अंदर, ठीक है। सो दिस इज द कोम एरिया, ओके। ऐसे हो गया। अब ये जब कोम आपने डाल दिया, यू नीड टू वेट एट जेल टू कूल डाउन, ठीक है। जेल कूल डाउन होने देना है। आप क्या करेंगे? व्हेन द जेल गेट कूल डाउन, व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप? देखो अभी देखो, इसको ठीक से समझो, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डायरेक्टली आप लोगों को नहीं समझेगा, ओके। दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू अंडरस्टैंड द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, और आप लोग कभी भूलोगे भी नहीं ये टेक्निक, ओके। तो सी, ये एपैरेटस था, इसके अंदर की कोम है ना, नाउ कोम हैज बीन टेकन आउट, सो कोम इज आउटसाइड नाउ। यहाँ पे लिख देता हूँ
comb plate taken out. Okay, when gel is getting solidified. अब देखो जब जेल सॉलिडिफाइड हो गया तो मेरे लिए प्लस पॉइंट क्या है, देखो कितने कंपार्टमेंट मिलेंगे, 1 2 3 4 एंड दिस इज द फिफ्थ वन, मतलब मुझे 5 कंपार्टमेंट मिल रहा है। देखो बच्चा लोग, ये हो गया एक कंपार्टमेंट, ठीक है। तो ये 5 कंपार्टमेंट हो गए। देखो कंपार्टमेंट नंबर 1 2 3 4 एंड दिस इज द फिफ्थ वन। अब ये 5 कंपार्टमेंट को हम लोग क्या लेबल करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, इनको वेल्स कहते हैं। कैसे समझ में आएगा आप लोगों को दिया है करके, देखो मैं दिखाता हूं, दिख रहा है, यही है वो डायग्राम। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे ये लोग ने 4 बनाए, मैंने 5 बनाए। ओके, ये हो गए वेल्स जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेल्स के बारे में बात हो गई। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये वेल फॉर्मेशन हो जाएगा तभी मुझे रिक्वायर्ड रहेगी पिपेट की। किसकी रिक्वायर्ड होगी, पिपेट की। इसको पिपेट कैसे होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा, यहाँ से आप पकड़ सकते हो ऐसे, जैसे देखो मैंने पेन पकड़ा है, यहाँ पे बटन सिस्टम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बटन सिस्टम होगा। तो ये जो बटन दबाओगे और ये बटन दबाने के बाद आपको ये पिपेट है ना, इसके अंदर डिप करनी है। यहाँ पे कभी कभी अरेंजमेंट होते हैं कि आपको कितना ml का सोल्यूशन निकालना है इसमें से, ठीक है। मान लो आप लोगों ने फिक्स कर दिया 5 ml का सोल्यूशन, या फिर आप 5 ml काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, तो 5 ml पकड़ लेते हैं। तो 5 ml का सोल्यूशन आप लोगों ने इसके ऊपर सेट कर दिया, बटन दबाना है, अंदर छोड़ना है, फिर बटन को रिलीज करना है। जैसे बटन रिलीज करोगे ये सारा इसका 5 ml सोल्यूशन अंदर चले जाएगा। किसके अंदर चले जाएगा, ये मान लो यहाँ तक मैंने सैंपल भर लिया। ओके, अब बटन दबाना नहीं तो बटन दबाओगे तो सारा सोल्यूशन बाहर आ जाएगा। वो धीरे धीरे आपको, वो देखो ये पिपेट ही है, जो मेरा पेन है वो पिपेट है, ऐसे समझ लो। धीरे धीरे आपको यहाँ पे उसको पोर करना है। ओके, तो ये आपने यहाँ पे 5 ml का सोल्यूशन भर दिया। ओके, ऐसा तो हो सकता है ना इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में ये डीएनए आया रहेगा। ओके, फिर आपने ये दूसरी बार किया, फिर आपने तीसरी बार किया, फिर आपने चौथी बार किया और फिर आपने 5वीं बार किया। एवरी टाइम यू हैड एडेड अ 5 ml ऑफ सोल्यूशन। ओके, कुछ ना कुछ अमाउंट में तो डीएनए आया रहेगा उसमें, है कि नहीं। अभी ये डीएनए इस सोल्यूशन में है जो कि इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। अभी क्या करना है, व्हेन यू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, मीन्स व्हाट यू जस्ट एडिंग द सैंपल हियर, तो लिख देते हैं यहाँ पे सैंपल इज लोडेड। क्या कर दिया, लोडेड कर दिया, लोड कर दिया मैंने सैंपल को इस वेल्स के अंदर। वंस द सैंपल गॉट लोडेड इनसाइड दिस, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसका इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दूंगा। ओके, नाउ सी, नाउ स्टार्ट सर्वाइविंग इलेक्ट्रिसिटी। क्या करना है आपको, जस्ट सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाएगा ना, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो एरिया है ये मेरा कैथोड है और ये जो एरिया है ये मेरा एनोड है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू शुड रिमेंबर ओवर हियर। कैथोड इज अ नेगेटिवली चार्ज, एनोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसलिए देखो डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज, इसलिए डीएनए को इनिशियली नेगेटिव पोजीशन पे ही पोर किया। बात समझ में आई, वेल्स भी मैंने नेगेटिव पोजीशन पे ही बनाई। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी रन करेंगे, कम से कम आधे 1 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी रन होगी। ओके, इसके अंदर जो जेल है, जेल की प्रॉपर्टी क्या है, जेल के ऊपर पोर्स होते हैं। जेल की प्रॉपर्टी क्या है, सो लिख देते हैं यहाँ पे, जेल इज पोरस। तो पोर की साइज वेरी कर जाती है, कभी कभी छोटे पोर होते हैं, कभी कभी बड़े पोर होते हैं। ओके, उसके अकॉर्डिंगली तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर द फ्रैगमेंट विल रन फास्ट। ओके, तो मान लो सबसे बड़े फ्रैगमेंट जो है, मान लो इसमें से सबसे छोटा वाला निकल गया, वो यहाँ तक आ गया। ओके, मान लो इसका इंटरमीडिएट जो है यहाँ से निकला तो ये इधर आ गया। मान लो इसका ऐसे ही इंटरमीडिएट हमको मिल रहा है तो वो भी यहाँ पे आ सकता है ना। मान लो इससे थोड़ा बड़ा फ्रैगमेंट जो है वो इसमें है, ठीक है। मान लो एकदम सबसे बड़े वाले जो फ्रैगमेंट्स है वो यहीं पे रुके हुए। आर यू अंडरस्टैंडिंग, ऐसे करके मान ले। सबसे छोटा फ्रैगमेंट भी यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो 5वें प्लेट से आ गया, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। सो ये जो बैंड्स दिख रहे हैं ना, ये आप लोगों को दिखेंगे नहीं इनिशियल लेवल पे, यू कांट एबल टू सी दिस बैंड्स, क्योंकि हम लोग डीएनए को नेकेड आई से देख नहीं पाते। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, देखो एक बार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी, डीएनए फ्रैगमेंट विल स्टार्ट मूविंग, डीएनए फ्रैगमेंट विल स्टार्ट रनिंग। तो ये क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ नोट, डीएनए फ्रैगमेंट्स विल स्टार्ट रनिंग। ओके,
ये आप लोगों को समझना है, ठीक है। अभी इतना डायग्राम समझ लिया है तो बढ़ते हैं आगे एक्सप्लेनेशन को लेके, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि एक ऐसी प्लेट थी, जेल प्लेट थी, ठीक है, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने कुछ सेपरेशन देखे थे, ठीक है। एक हम लोगों ने यहाँ पे नीचे बनाया था, एक थोड़ा यहाँ पे ऊपर बनाया था, और ऐसे कुछ सबसे बड़े इधर थे, एक थोड़ा इंटरमीडिएट इधर था, और फिर ऐसे ही कुछ दो साइमल्टेनियसली बनाए थे, ठीक है। तो ये था कैथोड रीजन, ये रहा एनोड रीजन, ओके। नाउ नोट हाउ द डीएनए फ्रैगमेंट विल गेट सेपरेटेड। स्मॉलर द फ्रैगमेंट विल सेपरेट फर्स्ट, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। लार्जर द फ्रैगमेंट विल सेपरेट लास्ट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो सबसे छोटा सेगमेंट होगा वो आगे आ जाएगा, और जो सबसे छोटा है वो आगे रहेगा, और जो सबसे बड़े हैं वो पीछे रह जाएंगे, ठीक है, एज यू कैन सी इन माय डायग्राम। लेकिन आप लोग देख नहीं पाते, ओके। तो नोट अभी नेक्स्ट, तो ये क्या किया मैंने, ये मान लो ये जो जेल है ना, ये मैंने एकदम अच्छी तरीके से निकाल ली। ये जेल क्या कर दी, मैंने निकाल ली। अब ये जेल को लिख देते हैं यहाँ पे, जेल विल बी स्टेन्ड विथ इथिडियम ब्रोमाइड, ओके। जैसे आप लोग इथिडियम ब्रोमाइड के साथ स्टेन करोगे जेल को, ओके, डीएनए विल गेट कलर्ड, डीएनए विल गेट स्टेन्ड, ओके। तो क्या हो जाएगा, डीएनए विल गेट स्टेन्ड। आफ्टर दिस व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, जैसे स्टेन्ड हो जाएगा डीएनए, कीप, ओके, अंडर यूवी रेस, यूवी रेस, ठीक है। तो इट विल टर्न इनटू ऑरेंज, इथिडियम ब्रोमाइड विल टर्न इनटू ऑरेंज, ऑरेंज कलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो गया, ये ऑरेंज कलर में टर्न हो गया। फाइन, आर यू अंडरस्टैंडिंग। और आप लोग अभी इजीली देख पाते हो। अभी क्या करने का, जैसे आप लोग आइसक्रीम स्कूप आउट करते हो, वैसे इन सारे सब्सटेंस को स्कूप करके बाहर निकालना है, ओके। सो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, इल्यूशन। क्या कहते हैं आप लोग इसको, इल्यूशन कहते हैं। दैट मीन्स व्हाट, टेकिंग आउट द डीएनए फ्रैगमेंट्स on the basis of its sizes, okay। अभी क्या है, अभी क्या करना है, बाद में you can do the study of this fragment, okay। then what is the next step, study of these fragments। फ्रैगमेंट की स्टडी करना मतलब क्या करना, सीक्वेंस की स्टडी करना, ठीक है। उसके बाद ये कौन से कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ये सारी बातों को आप लोग अभी समझ लो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आप लोगों को, इन शॉर्ट आप लोगों ने क्या किया, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट था, उसके फ्रैगमेंट्स किए। फ्रैगमेंट्स आप लोग देख नहीं पाते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है करके, उसको जेनेटिक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे मैंने रन करवाया। रन कैसे किया, कैथोड से लेके एनोड तक रन किया, ओके। सबसे छोटा फ्रैगमेंट रहेगा वो पहले सेपरेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग देख नहीं सकते, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, स्टेनिंग टेक्निक का यूज किया। क्या स्टेन यूज किया, इथिडियम ब्रोमाइड। Ethidium bromide is a blue color solution, okay। it is a blue color solution, so DNA will get stained in blue color, ओके। कैसे दिखेंगे, ब्लू कलर में दिखेंगे। तो फाइनल कंफर्मेशन के लिए क्या करने का, यूवी रेस के अंदर रख देने का। यूवी रेस के अंदर क्या हो जाएगा, इथिडियम ब्रोमाइड विल टर्न इनटू ऑरेंज इन कलर, और आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि यस दीज आर माय डीएनए फ्रैगमेंट्स। आप लोगों को नेक्स्ट टेक्निक फॉलो करनी है, दैट इज द इल्यूशन टेक्निक, जिसके वजह से आप लोग स्कूप आउट कर सकते हैं डीएनए फ्रैगमेंट्स को, उनकी स्टडी कर सकते हो बाद में, ओके। उनके सीक्वेंस को स्टडी कर सकते हो, उनके ऊपर क्या क्या कैरेक्टर्स है, इसको पढ़ के हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी प्लस पॉइंट होती है। आप लोगों को जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है वो काफी अच्छे से समझ गए रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, देखो आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक, ओके। तो ये रहा आपके एनसीईआरटी में डायग्राम में जो दिखा है, सबसे बड़े फ्रैगमेंट्स ऊपर है और सबसे छोटे फ्रैगमेंट्स नीचे हैं। लार्जेस्ट फ्रैगमेंट सी नियर क्लोजर टू द वेल्स एंड द स्मॉलेस्ट इज लाइक अवे फ्रॉम द वेल्स, ओके। ऐसे करके आप लोग समझ सकते हो। और ये जो ऑरेंज कलर है दैट मीन्स व्हाट, ये आप लोगों का स्टेनिंग टेक्निक की वजह से आप लोगों को देखने मिल रहा है। सी इथिडियम ब्रोमाइड कलर का जेल यूज किया है, क्या यूज किया है, इथिडियम ब्रोमाइड सोल्यूशन यूज किया है, और इल्यूशन टेक्निक यूज किया है उसको निकालने के लिए। सी क्या टेक्निक यूज किया है, इल्यूशन टेक्निक निकाला है। बाद में क्या करते हैं, द डीएनए फ्रैगमेंट्स विल गेट प्यूरिफाइड इन दिस वे एंड यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ
रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग विद द क्लोनिंग वेक्टर। अभी क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कहने का, देखो ये जो मुझे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं ना, ये फ्रैगमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, तो इन फ्रैगमेंट्स को मैं वेक्टर के साथ जोड़ सकता हूँ। ओके, क्या करना पड़ेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मान लो ये अभी का फ्रैगमेंट और ये मेरा प्लस प्लाज्मिड का वेक्टर, अब ये जुड़ेगा तब आरडीएनए बनेगा। यही सिंपल सी बात है जो आप लोग सीखते आ रहे हो, समझ में आ गया। अब ये वेक्टर को मैं जिधर चाहिए उधर यूज करवा सकता हूँ, इसको रेप्लिकेट करवा सकता हूँ, इसकी कॉपीज बना के रख सकता हूँ, मेरी मर्जी, मुझे किस प्रोसेस में इसको यूज करना है, ये सारी बातें मैं अपने तरफ अपने हिसाब से काम करूंगा। ठीक है, सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जो कि आप लोगों ने समझी है आज के लेक्चर में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने दोनों चीजें आप लोगों के सामने स्क्रीन पे क्लियर कर दी है। ठीक है, डाउट होगा तो ये वीडियो लेक्चर एक दो बार थोड़ा और सुन लेना, फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे जरूर पूछना कमेंट सेशन में, आई विल आंसर यू गाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। आफ्टर स्टडिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, कुछ नोट है जो आप लोगों के लिए देना चाहूँगा, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, नीट के लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इग्नोर मार के नहीं चलेगा। ऐसे क्या, ऐसे ही इसको याद करना है। मान लो अगर मुझे डीएनए को सेपरेट करना है, ओके, इफ डीएनए इफ यू वांट टू गेट सेपरेटेड, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक टेक्निक है जिसको कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। ओके, सडन ब्लॉटिंग टेक्निक, ये आपको एक वर्ड याद रखना है। अगर मान लो अगर मुझे आरएनए को सेपरेट करने हैं, ओके, तो उस टेक्निक का नाम है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। अगर मुझे प्रोटीन को सेपरेट करना है तो मुझे टेक्निक यूज करनी है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। ओके, ये तीनों चीज़ों के लिए आपको तीन अलग अलग टेक्निक्स के नाम दिए हुए हैं। ओके, आप लोगों को मैं एक हिंट देता हूँ, डायग्राम देता हूँ, इसको हमेशा याद रखो, ये मेरी ट्रिक है जिसके वजह से आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। आप लोगों ने स्कूल में मैप ड्राइंग तो की होगी, मैप में आप लोग ऐसा सिंबल बनाते हो ना, यहाँ पे नॉर्थ दिखाते हो, यहाँ पे साउथ दिखाते हो, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट दिखाते हो। ठीक है, तो नॉर्थ के पास हम लोग लिख देंगे आरएनए और मैं साउथ के पास लिख देता हूँ डीएनए। ओके, और वेस्टर्न के साइड में मैं लिख देता हूँ प्रोटीन। समझ में आई बात, ई के पास कुछ नहीं है तो इसको क्रॉस मार देंगे। अंडरस्टूड? ओके, वेरी इजी। तो नॉर्थ के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यानी आरएनए सेपरेट करना होगा, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यानी डीएनए सेपरेट करना होगा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यानी प्रोटीन, एंड ई फॉर नथिंग। ओके, ईस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि हमारे पास तीन ही चीज़ें होती है, डीएनए के मदद से आरएनए बनाना और आरएनए के मदद से प्रोटीन बनाना। ठीक है, तो ये इतने तीन टेक्निक्स आपको याद रखना है। दिस इज द ट्रिक और दिस इज द हिंट यू कैन से। इसके वजह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो डीएनए सेपरेशन या आरएनए सेपरेशन या प्रोटीन सेपरेशन के बेसिस पर जो पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, आप लोग उसको डील कर सकते हो। फाइन, अभी ये इतनी बातें अगर आप लोगों को क्लियर हो चुकी है, सो लेट्स प्रोसीड अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं पीसीआर टेक्निक। क्या कहेंगे हम लोग उसको? पीसीआर टेक्निक कहेंगे। ठीक है, तो अगला चैप्टर, सॉरी अगला चैप्टर कैसे बोल सकता हूँ, अगला टेक्निक, ओके, पीसीआर, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या नाम है इसका? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, गिवन बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज कैरी बी म्यूलिस। ओके, इस बंदे ने दिया था, कैरी बी म्यूलिस ने पीसीआर टेक्निक के बारे में बात की। पीसीआर में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। ओके, स्टेप्स इसमें टोटल 3 होते हैं। टोटल हाउ मेनी स्टेप? टोटल 3 स्टेप्स विल बी देयर। जैसे कि ए स्टेप होता है डीनेचुरेशन, ठीक है, बी स्टेप होता है आप लोग बोल सकते हो एनिलीन, ओके, और जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है एक्सटेंशन। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, यहाँ से आप लोगों के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सो डीनेचुरेशन किसका? डीएनए का। एनिलिंग किसका? डीएनए का। ओके, एक्सटेंशन किसका? डीएनए का। कैसे होगा ये बात करेंगे। आप लोगों ने तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में डीएनए रेप्लिकेशन तो पढ़ा है ना, बस वही हमारा बेस है इसके लिए। ठीक है, पॉलीमरेज रिएक्शन हमारे लिए क्या है? एक बेस है जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है डीएनए रेप्लिकेशन, जो आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निक ए की, मतलब स्टेप नंबर 1, डीनेचुरेशन।
डीनेचुरेशन अगर मुझे करना है तो सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायर्ड 90 से लेकर 94 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, एग्जाम में अगर 92 डिग्री सेंटीग्रेड दिया रहेगा तो ये तुम्हारा आंसर है, फाइन, क्योंकि दिस इज 92 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज़ लाइक यू कैन से अप्रॉक्सीमेटली यही टेम्परेचर फिक्स किया जाता है, ओके। अगर 92 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहेगा, रेंज दी होगी तो 90 से 94 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन बेस्ट इतना याद रखो, मेरी हमेशा एक ही सजेशन रहेगी, 92 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको याद रखना है। रीज़न में ऑलरेडी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाले चैप्टर में बताया था, चलो फिर से बता देता हूँ, ओके। यह हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक्स एंड दिस टेम्परेचर, ओके। अभी देखो बात आ रही है 92 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे बॉडी के अंदर तो काम नहीं हो रहा है, ये तो सिंपल सी लॉजिक है, आप लोग लगा लो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ओके। ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, एक सीक्वेंस है डीएनए का 3' 5' 5' 3'। ये कौन से प्रोसेस में है, ये डीनेचुरेशन वाले प्रोसेस में है। अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, तो 92 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल बी रप्चर्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, ओके। तो ब्रेक होने के बाद ये कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा 3' 5', ठीक है, और ये 5' 3', ये ऐसे दिखेगा, सेपरेटेड स्ट्रैंड हो गए। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो सेपरेटेड स्ट्रैंड है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सेपरेटेड स्ट्रैंड के यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीजर होगी, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं सेकंड स्टेप एनिलीन। क्या कहते हैं, एनिलीन नाम की प्रोसीजर होगी। इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। यही आपके लिए पूछे जाने वाले में से एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है एनिलीन के लिए, तो ये जो सेपरेटेड स्ट्रैंड है ना, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं नीचे, ठीक है, और यहाँ पे भी बना लेते हैं, फाइन, लिख देता हूँ 3' 5' 5' 3'। अब यहाँ पे क्या करूँगा, एनिलीन में मैं सीधा सीधा प्राइमर लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, प्राइमर। प्राइमर हमेशा 5' टू 3' डायरेक्शन में होनी चाहिए, 5' टू 3' डायरेक्शन में, इतना ध्यान रखना, ओके। तो ये जो प्राइमर है, ये इनके क्या सीक्वेंस होते हैं ये मुझे पता होने चाहिए, ऑलरेडी पता होते हैं, ठीक है। ये 5' है और ये 3' है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस इस तरीके से आगे जाएगा, ये सीक्वेंस इस तरीके से आगे जाएगा, समझ में आया। तो ये क्या हुआ, प्राइमर अटैचमेंट हुआ है, ओके। प्राइमर कौन सा है, नॉन प्राइमर है, ओके। अगेन इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री, इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक ध्यान रखना है, इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किसके लिए है, ये जो डीएनए है ना, ये जो टेम्पलेट डीएनए है, इनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ये प्राइमर, ओके। तो अपने नॉन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के हिसाब से जाके चिपक जाएंगे, ठीक है। सो ये बात कहाँ पे होगी, एनेलिंग वाले प्रोसीजर में हो जाएगी, प्राइमर आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्राइमर जाके अटैच हो रहा है, यहीं पे तो हाइब्रिडाइजेशन वाली टेक्निक चालू हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक मतलब क्या, अभी नए वाले फ्रैगमेंट्स यहाँ पे आके जुड़ना चालू हो जाएंगे, मतलब नए फ्रैगमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर रूल यहाँ पे आके लगना चालू हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो बढ़ते हैं हम लोग थर्ड स्टेप में, ठीक है। तो अभी बात करते हैं थर्ड स्टेप को लेके, ओके। तो थर्ड स्टेप क्या बोलता है, हमारा एक्सटेंशन प्रोसीजर है। क्या है, एक्सटेंशन प्रोसीजर। इसमें क्या होता है एक्सटेंशन में, पहली बात तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड लिख देते हैं, यहाँ पे रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी देखो ये फिर भी 72 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड यानी फिर भी अगेन इट इज़ अ क्वाइट हाई टेम्परेचर, है ना। हमारे बॉडी का टेम्परेचर लाइक 34-35 डिग्री पकड़ के चलोगे, 37 डिग्री पकड़ के चलोगे, फिर भी कंफर्टेबल है ना, रूम टेम्परेचर के हिसाब से है हम लोग, फाइन। अभी वो जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, वहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अगर हम लोग के बॉडी में काम कर रहा है, तो वो क्या काम करता है, एडिंग फ्री बट कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियस, एडिंग फ्री बट कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है।
जब वो फ्री बट कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं तभी हमारा एक्सटेंशन प्रोसीजर कंप्लीट होता है ना, दैट इज कंटिन्यूस सेगमेंट। हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन के समय में, है कि नहीं, लीडिंग स्ट्रैंड हम लोग जिसको कहते हैं, नॉन स्टॉप एकदम काम करते जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये टेम्परेचर काफ़ी हाई है तो मैं नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मुझे एक नए बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। तो रिक्वायर्ड ए थर्मस एक्वाटिकस, ये नाम का जो बैक्टीरिया है ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। ओके, इस बैक्टीरिया से आइसोलेट एन एंजाइम नोन एज टैग पॉलीमरेज। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, टैग पॉलीमरेज। अभी इसकी खास बात क्या है, देखो ये एक्ट करता है डीएनए पॉलीमरेज जैसा, एक्ट लाइक, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, एक्ट लाइक डीएनए पॉलीमरेज। ओके, सो ये जो है हमारे लिए क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज जैसे एक्ट करता है, मतलब क्या, इट विल गोइंग टू हेल्प अस टू ऐड द फ्री बट कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स। इसी की वजह से हमारे बाकी का एक्सटेंशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों के लिए। ये क्यों बैक्टीरिया लाना जरूरी हो गया, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है इसकी एबिलिटी रहती है कि हाई टेम्परेचर पे ये सर्वाइव कर जाता है। वन ऑफ द आर्ची बैक्टीरिया यू कैन से, क्या बोल सकते हो आप लोग इसको, इस बैक्टीरिया को, दिस फेलो इज वन ऑफ द आर्ची बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया को हम लोग यूज करेंगे, इसमें से आइसोलेट करेंगे एक एंजाइम को जिसको कहते हैं टैग पॉलीमरेज। टी स्टैंड फॉर द थर्मस, ओके, एंड एक्यू दैट इज द एक्वाटिकस, उसमें से लिया स्पीशीज नेम, ऐसे करके इसका पॉलीमरेज का नाम आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप प्रोसीजर को समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस केस में क्या देखा था कि हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, 3' 5' एनिलिंग प्रोसीजर की बात चल रही है, 5' 3'। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स देखे थे, जो कि हमारा डीनेचुरेशन वाले टेक्निक में ऐसे ही कुछ दिख रहा था ना। अब ये क्या हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे नॉन सीक्वेंस लगा दिया, ये था प्राइमर, ये क्या था प्राइमर, तो ये होगा 5' 3' बट ऑब्वियसली बात है कॉम्प्लीमेंट्री है और ये नॉन सीक्वेंस है। ठीक है, तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी लगाया, तो ये 3' है तो ये 5' होगा, ये 3' होगा। ये नॉन सीक्वेंस जैसे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ जुड़ जाते हैं। अब ये जो एंजाइम है यहाँ पे लिख देता हूँ टैग पॉलीमरेज, ओके, विल डू एन एक्सटेंशन प्रोसीजर। मतलब यहाँ पे अगर ए होगा तो यहाँ पे टी लगाएगा, यहाँ पे जी होगा तो यहाँ पे सी लगाएगा, यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे टी लगेगा, टी होगा तो यहाँ पे ए लगेगा, सी होगा तो यहाँ पे जी लगेगा। ऐसे करते करते प्रोसीजर कंप्लीट होगी। सिमिलरली दिस प्रोसेस विल ऑल्सो बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये क्या प्रोसीजर हो गई, एक्सटेंशन प्रोसीजर हो गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फाइनली फ्रॉम दिस डायग्राम एक्चुअली यू आर गेटिंग द 2 डीएनए स्ट्रैंड्स, है ना, 2 डीएनए बना लिया हम लोगों ने। ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है, ये दोनों कॉपी, समझ में आ रही है बात? ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है ना, बात समझ में आ रही है? ओके, और ये पेरेंटल डीएनए है ना, ये क्या है, ये पेरेंटल डीएनए, समझ में आ रही है बात? और ये डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हम लोगों ने बना लिया। दिस मच यू अंडरस्टूड? तो फाइनली इसका मतलब क्या है, ये मैं एट ए टाइम ये पूरा मशीन कंट्रोल करता है। आप लोगों को खाली ये सारी चीज़ें उसके अंदर डालनी होती है। ओके, इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। ये सारी चीज़ों जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें ऐड कर देंगे। हम लोग को कम से कम है ना 2 बिलियंस कॉपीज मिल सकते हैं। जैसे तुम लोगों ने एक पेपर की, एक नोट्स की जेरोक्स मारते गए, कम से कम 20-25 कॉपीज बना ली, है कि नहीं? सो दैट इज व्हाट द बैकअप यू गाइज आर हैविंग नाउ, वेरी गुड बैकअप विद यू। तो ये डीएनए, ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स की कॉपी बनाने के लिए मदद करता है। ठीक है, अब सोचो मेरे पास इतने अच्छे खासे कॉपीज रेडी हो गए हैं तो मैं उसको आराम से रीड कर सकता हूँ, उनके सीक्वेंस को गो थ्रू कर सकता हूँ, उनके ऊपर जो भी कैरेक्टर कंट्रोल होता है वो सारे कैरेक्टर्स की स्टडी कर सकता हूँ। उन कैरेक्टर के हम लोग मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, उनको स्टोर करके रख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ये सारी प्लस पॉइंट है हमको ये डीएनए का जो कॉपी बनाया ना, ये सारी बातें जो हम लोगों ने पीसीआर टेक्निक से सीखी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ काइंड ऑफ बैकअप टेक्निक यू कैन से, ओके, जो कि आप लोगों ने सीखी है आज के लेक्चर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आप लोगों ने यहाँ पे डील कर लिया है। ओके, तो चलो देखो फटाफट आप लोगों ने क्या समझ में आया। ठीक है, तो पहला पीसीआर जो चेन रिएक्शन था इसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये दिया था कैरी बी म्यूलिस नाम के साइंटिस्ट ने। इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, डिनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। ठीक है,
अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, स्टेप 1 में आप लोगों ने सीखा डीनेचुरेशन, दैट इज रिक्वायर्ड 90 to 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, लेकिन मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया ऑलवेज कीप इन माइंड दैट इज 92 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये टेम्परेचर बेस्ट माना जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए। हमारे बॉडी में हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर या फिर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे, और वो तोड़ने का काम हमारे बॉडी में एंजाइम्स करते हैं। कौन करता है? तो हेलिकेस करता है। हम लोगों ने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटे यहाँ के, ये 92 डिग्री सेंटीग्रेड पे टूटे, ओके। इसी प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन। यानी क्या, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, ये जो सीक्वेंस है, ये जो डीएनए है, अब वो सेपरेट हो गए स्ट्रैंड्स, तो ये रहे वो सेपरेटेड स्ट्रैंड, ओके। सेपरेटेड स्ट्रैंड हो गए। अब ये डीनेचुरेशन यहाँ पे प्रोसीजर खत्म हो गई, ठीक है। आफ्टर डीनेचुरेशन देयर इज अ सेकंड स्टेप जिसको एनिलीन कहते हैं। एनिलीन के लिए टेम्परेचर मेंटेन करना होता है 50 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक। एक बार वो स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाता है, देखो सेपरेटेड स्ट्रैंड हो जाते हैं, तो हम लोग वहाँ पे नोन सीक्वेंस लगाते हैं, ओके। दिस नोन सीक्वेंस इज 5' to 3' और 5' to 3' अपोजिट होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। और इनका जो भी सीक्वेंस है हमको पता होता है, हम लोग ने ही इसको लैब में कल्चर करके रखा था, ठीक है। जैसे हम लोग उसको डीएनए सीक्वेंस पे छोड़ देते हैं, वो अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर पकड़ के उसके साथ अटैच हो जाते हैं, ओके। सो प्राइमर है ये, दिस इज अ नोन सीक्वेंस, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। एक सीक्वेंस लगाना पड़ता है सो दैट ओनली वी कैन वर्क फॉर द फर्दर प्रोसीजर, ओके। तो ये आप लोगों ने सीखा, सारा डीएनए रेप्लिकेशन का ही टेक्निक है। देखो अब चौथा जो थर्ड स्टेप है वो है एक्सटेंशन प्रोसीजर, ओके। दैट इज नथिंग बट रिक्वायर्ड टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये हमारे बॉडी में नॉर्मल जो एंजाइम काम करता है फ्री बट कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने का, वो होता है डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट इज़ क्वाइट हाई टेम्परेचर, तो मुझे एक आर्ची बैक्टीरिया की मदद लेनी पड़ेगी जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस, ओके, थर्मस एक्वाटिकस। अब ये जो बैक्टीरिया है, इसमें से हम लोग इनके जो एंजाइम बनाने की एबिलिटी है वो निकाल के एक एंजाइम बना लेंगे जिसको कहते हैं टैग पॉलीमरेज। अब ये टैग पॉलीमरेज जो है वो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है। यानी इसका काम क्या है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज 3 काम करता है उसी के अकॉर्डिंगली ये बंदा भी काम करेगा। तो देखो आफ्टर प्राइमर बाकी के जो भी न्यूक्लियोटाइड्स बेस पर हमारे जो लगेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वो लगते जाएंगे। दिस इज हाउ यू विल गेटिंग अ कंप्लीट 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल कंप्लीट रेडी, है ना। तो ये टेम्परेचर कितना चाहिए, 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए। अब ये क्या खास बात बताता है कि मैं एट ए टाइम 2 बिलियन जितनी कॉपीज बना सकता हूँ पीसीआर टेक्निक यूज करके, खाली एक छोटे से डीएनए सेगमेंट को लेके। और बाद में हम लोग उसको स्टडी करेंगे, ओके, उनके सीक्वेंस को रीड करेंगे, उनके कैरेक्टर्स को सीखेंगे। ये सारी बातें हम लोग पीसीआर टेक्निक के मदद से कर सकते हैं बड़े आराम से। ऐसा नहीं है कि मैंने एक डीएनए लिया और उसको ही डायरेक्टली रीड कर लिया, मान लो मेरी रीडिंग गलत हो गई तो मेरे पास सेकंड बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो डीएनए सीक्वेंस बचा नहीं है ना, तो अभी क्या करूँ मैं, क्या फिर से डीएनए मांगने जाऊँ? दैट इज नॉट द केस, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, बैकअप बना के रखो, देन ओनली यू कैन हैव अ वेरी नाइस स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ दिस सीक्वेंसेस, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से।